हेलो किड्स, हम लोग आज शुरू कर रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी जीव विज्ञान का 14वां चैप्टर पारितंत्र। देखिए, पारितंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम, यानी हमारे आसपास का एरिया, और इसी के अध्ययन को हम कहते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, है ना। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग हीकल ने किया था और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग टेंसले ने किया था। तो ये जो इकोसिस्टम है ये छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हो सकता है। जैसे पानी की एक बूंद भी अपने आप में एक इकोसिस्टम हो सकती है, और घास का मैदान है, पेड़ है, पौधा है, ये भी अपने आप में एक एक इकोसिस्टम हो सकते हैं। और सबसे बड़े में फिर सागर और महासागर होते हैं जो इकोसिस्टम होते हैं। जंगल हैं, बड़े बड़े जंगल, ये इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम एक्चुअली जो पारितंत्र है वो दो भागों का बना होता है। एक होता है जैविक कारक और एक होते हैं अजैविक कारक। जैविक कारक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीन भाग होते हैं। उत्पादक में हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का उत्पादन करते हैं, इनको खाने वाले को हम उपभोक्ता कहते हैं। जितने भी जंतु हैं, प्राणी, वो सब उपभोक्ता हैं। और तीसरे अपघटक हैं, जब ये पादप या जंतु मर जाते हैं तो उनको सड़ा करके रिसाइकल करने का काम जो करते हैं वो होते हैं अपघटक, जिसमें मुख्यतः बैक्टीरिया और फंगस आते हैं। ठीक है, तो तीन कैटेगरी हुआ, तीन चीज़ें हुई, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इसके बाद अजैविक कारक में आप देखिए तो इसमें मुख्य रूप से है प्रकाश, तापक्रम, वायु और आपका मृदा, ये अजैविक कारक है। तो इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर के, यानी अजैविक और जैविक कारकों से मिलकर के हमारी पारितंत्र बनी हुई है। तो पानी की एक बूंद भी एक पारितंत्र हो सकती है, क्योंकि उसमें भी यूनिसेलुलर एल्गी जो है, कोशिकीय एल्गी, शैवाल, वो हो सकते हैं उत्पादक के रूप में। और प्रोटोजोन्स बैक्टीरिया जो है उपभोक्ता, और बैक्टीरिया जो है अपघटक के रूप में हो सकते हैं। तो फिर ये छोटे से छोटा हो गया, बड़े से बड़े में महासागर तक, है ना, ये पारितंत्र है। चलिए पढ़ते हैं। पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो क्रियाशील इसलिए है क्योंकि वो उत्पादन भी कर रहा है, उपभोग भी कर रहा है और अपघटन भी हो रहा है। ऊर्जा आ रही है और जा रही है, इसलिए वो सक्रिय इकाई है। जहाँ पर जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। मतलब ये है कि जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो अपने वातावरण के साथ मिल के रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर के एक विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है। तो न केवल एक छोटा सा तालाब, बल्कि पानी की एक बूंद, जैसा मैंने कहा, वो भी एक पारितंत्र हो सकती है। कई पारिस्थितिकी वैज्ञानिक संपूर्ण जीवमंडल को विश्व पारितंत्र के रूप में देखते हैं। आप एक पूरी पृथ्वी को भी अगर आप कहें तो उसको भी आप एक सिंगल पारितंत्र, एक सिंगल इकोसिस्टम के रूप में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये होता है कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में, अलग अलग देशों में जो पर्यावरण है वो अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए उनमें पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, जिससे पृथ्वी के सभी स्थानीय पारितंत्र समाहित होते हैं। स्थानीय पारितंत्र मतलब एक एक जगह के पारितंत्र। जैसे आप एक गांव का पारितंत्र ले सकते हैं, या एक शहर का ले सकते हैं, एक जिले का ले सकते हैं, एक स्टेट का ले सकते हैं, एक देश का ले सकते हैं। स्थानीय पारितंत्र, है ना। चूंकि यह तंत्र बहुत विशाल एवं जटिल है, अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे दो आधारभूत श्रेणियों, मुख्यतः स्थलीय तथा जलीय में बांटा गया है। स्थलीय पारितंत्र जंगल है, घास का मैदान है, पेड़ है, पौधा है, ये स्थलीय है। जलीय तो आप समझ सकते हैं, जल वाले हैं, तालाब है, नदी है, समुद्र है, ये सब जलीय पारितंत्र में आएंगे। ये देखिए, जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल आदि कुछ स्थलीय पारितंत्र तथा झीलें, तालाब, दलदली क्षेत्र, नदियाँ, ज्वार, नदमुख, एश्वरी आदि कुछ जलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें समझ लीजिए। यहाँ पर मरुस्थल लिखा है, तो मरुस्थल का भी अपना एक पारितंत्र होता है, क्योंकि चाहे कितना भी कम हो, लेकिन कुछ न कुछ पेड़ पौधे और जीव जंतु वहाँ पर होते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो लिखा है वो है एश्वरी। ठीक है, ज्वार, नदमुख, ये क्या होता है? जहाँ पर नदी समुद्र में मिलती है, उस ज्वाइंट को, उस जंक्शन को अपन कहते हैं एश्वरी। वहाँ की विशेषता ये है कि नदी जो स्वच्छ जल है और समुद्र जो नमकीन जल है,
लवणीय जल है, इन दोनों का मिलाप होता है। इसलिए एस्चुरी का जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल अलग टाइप का होता है और वहाँ पर ज़्यादा प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि वो जो नदी में रह सकते हैं और वो जो समुद्र में रह सकते हैं, वो दोनों किस्म के पेड़ पौधे जीव जंतु वहाँ पर होते हैं। तो एस्चुरी का अपना जो इकोसिस्टम है काफ़ी रिच होता है। मानव निर्मित पारितंत्र के रूप में शस्य भूमि का मतलब होता है खेत, जहाँ पर खेती की जाती है, खेती को शस्य कहा जाता है ना। एवं जल जीवशाला मतलब तालाब है ना, या कुछ इस टाइप के सिस्टम है जिसको हमने बनाया है, तो जल जीवशाला कहलाता है। तो मनुष्य जो है इनको बनाते हैं और गार्डन जो है वो भी मनुष्य के द्वारा निर्मित एक इकोसिस्टम होता है। हम सबसे पहले पारितंत्र की संरचना को देखेंगे ताकि निवेश यानी उत्पादकता, ऊर्जा का स्थानांतरण, आहार श्रृंखला, जाल, पोषण चक्र तथा निर्गम यानी निम्नीकरण तथा ऊर्जा क्षति का अवबोध कर सकें। तो पारितंत्र में हम क्या क्या देखेंगे? निवेश क्या चीज़ का? ऊर्जा का निवेश, क्योंकि सूर्य की जो ऊर्जा आती है उसको उत्पादक जो पौधे हैं वो अपने अंदर निवेश करते हैं और उससे भोजन बनाते हैं। ये देखिए उत्पादकता है ना। ऊर्जा का स्थानांतरण आहार श्रृंखला या जाल के द्वारा, मतलब ये है कि पौधे को खाते हैं शाकाहारी, फिर शाकाहारी को खाते हैं क्रमशः मांसाहारी, और अंत में आते हैं अपघटक जो इन सभी के मरने से उनको रिसाइकल करते हैं। तो इनमें ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। मतलब पहले सूर्य से आई उत्पादक में, फिर उत्पादक से उपभोक्ता में, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता, या फिर अंत में अपघटक। तो इनमें सभी में ऊर्जा का स्थानांतरण क्रमशः होते जा रहा है, पोषण चक्र जिसको आप कहते हैं। और निर्गम में क्या होता है? निम्नीकरण एवं ऊर्जा क्षति। अब यहाँ पर दो शब्द लिखा है, निम्नीकरण का मतलब है कैटाबॉलिज्म, क्योंकि हर एक स्टेप में उत्पादक है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थ उपभोक्ता है या अपघटक है, इन सभी को जितनी ऊर्जा मिलती है खाने से, उस ऊर्जा का 90% से भी ज़्यादा ऊर्जा को ये अपने श्वसन में उपयोग कर लेते हैं, और जो सुरक्षित रखते हैं, सेव करते हैं, वो 10% या उससे भी कम मात्रा में होती है जिसको वो सुरक्षित रख पाते हैं, ठीक है। और ऊर्जा की क्षति वही है। अंत में जो है जो अपघटक हैं जिसमें बैक्टीरिया और फंगस आते हैं, जीवाणु और कवक आते हैं, वो इनको अपघटन करके फिर प्रकृति में वापस मिला देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा? का अवबोध कर सकें, है ना। मतलब हम इनको सबको समझेंगे इस चैप्टर में। इसके साथ ही हम चक्रों, श्रृंखलाओं, जाल तंत्रों के संबंध को भी देखेंगे। चक्र क्या चीज़ का है? चक्र है गैस का चक्र हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन चक्र है ना, या आपका CO2 के द्वारा कार्बन का चक्र चलता है, उसमें ऑक्सीजन का चक्र आप देख सकते हो। हालांकि यहाँ पर आपको सिर्फ CO2 का चक्र और फास्फोरस का चक्र, ये दो चक्र ही देखने को मिलेंगे NCERT में। श्रृंखलाओं मतलब भोज्य श्रृंखला, कि भोजन किसके से कहाँ कहाँ जा रहा है, वो श्रृंखला के रूप में भी हो सकता है या जाल के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। जाल तंत्र के संबंध को भी देखेंगे, जो कि तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित तथा ऊर्जाओं के परिणाम स्वरूप पैदा हुए हैं, है ना। क्योंकि जहां पर भी ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है वहीं पर कोई पारितंत्र विकसित हो सकता है। वहां पर सारे जैविक और अजैविक कारक होने चाहिए, अन्यथा ऊर्जा का प्रवाह नहीं है तो पारितंत्र विकसित नहीं हो सकता है। पारितंत्र की संरचना एवं क्रियाशीलता, तो जैसा मैंने कहा इसकी क्रियाशीलता मुख्य इस बात पर निर्भर करता है कि ऊर्जा का प्रवाह किस ढंग से हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर जल जो है वो उपलब्ध होना चाहिए, प्रकाश उपलब्ध होना चाहिए, मिट्टी उपलब्ध होना चाहिए, और फिर उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक वहाँ पर होने चाहिए। एक चीज़ और समझ लीजिए, कभी भी कोई भी प्राणी अकेला एक जगह पे नहीं हो सकता, या चाहे वो पौधा हो चाहे वो जीव जंतु हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर मरुस्थल में एक पेड़ खड़ा है बस अकेला, तो वो तो अकेला है ऐसा दिखेगा, लेकिन नहीं, उसकी जड़ों में आप जाके देखेंगे, मिट्टी में जाके देखेंगे तो वहाँ पर हजारों प्रकार के बैक्टीरिया और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। अकेला कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। अध्याय 13 में आपने पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बारे में अध्ययन किया,
जिसमें दोनों जैविक और अजैविक घटक शामिल हैं। तो पिछले चैप्टर में हम इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं, जैविक और अजैविक घटक कौन कौन से हैं इनको हम पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा कि किस प्रकार से जैविक और अजैविक घटक व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को तथा अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जहां पर पारितंत्र है वहां पर जैविक अजैविक को और अजैविक जैविक को एक दूसरे को प्रभावित करते ही हैं। जैसे कि आप अपने आप को देखिए कि जब यहाँ पर गर्मी हो जाती है, ठंड हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो आप वातावरण में बदलाव को महसूस करते हो और उससे आपके शरीर में कुछ परिवर्तन भी महसूस करते हो और कई बार आप बीमार पड़ जाते हो, आपको कोई रोग हो जाता है जो सीजनल डिजीज़ है ना, सर्दी खांसी बुखार टाइप का हो जाता है। तो वातावरण हमको इस तरह से प्रभावित कर रहा है। हम वातावरण को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? तो हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन और CO2 छोड़ रहे हैं, वो काम आ रहा है ना, या हम मल पदार्थ त्याग रहे हैं वो काम आ रहा है, या हम खा रहे हैं तो भी हम किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। तो हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं कैसे न कैसे रूप से। आइए हम इन घटकों को और अधिक समेकित रूप में देखें तथा यह जानें कि पारितंत्र के इन घटकों के अंतर्गत ऊर्जा प्रवाह कैसे संपन्न होती है। तो इनमें से काफ़ी कुछ चीज़ें तो आप पहले भी पढ़ चुके हो कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा, लेकिन हम यहाँ पर जो चैप्टर में दिया है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि नीट में NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, तो आपको NCERT तो पूरा रटना ही पड़ेगा। जैविक एवं अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है जो प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र की विशिष्टता है। तो भौतिक संरचना, पूरा जो हमारा पारितंत्र है एक प्रकार से भौतिक संरचना है जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सब हैं। एक पारितंत्र की पादप एवं प्राणी प्रजातियों की पहचान एवं गणना इसकी प्रजातियों के संगठन कंपोजिशन को प्रकट करता है। ठीक है, कोई पारितंत्र बहुत अच्छे से विकसित होती है तो उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे और उसके कारण से तरह तरह के प्राणी यानी जंतु वहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि आपका जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है जिसको अपन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, जहाँ पर पर्याप्त बारिश भी होती है और पर्याप्त सूर्य की ऊर्जा भी मिलती है, तापक्रम भी काफ़ी अच्छी होती है, तो इन्हें उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहते हैं। ये वर्षावन काफ़ी विकसित और काफ़ी घने जंगल होते हैं। तो वहाँ पर पेड़ पौधों की प्रजातियाँ और जीव जंतुओं की प्रजातियाँ बहुत अधिक पाई जाती हैं, तो एक प्रकार से समृद्ध पारितंत्र होती है। लेकिन आप मरुस्थल में चले जाइए, मरुस्थल में तापक्रम और सनलाइट तो ज़्यादा होती है लेकिन बारिश नहीं होती है, इसके कारण से वहाँ की पारितंत्र बहुत पुअर होती है, बहुत कम विकसित होती है। वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं के बराबर होते हैं, इसलिए जीव जंतु भी वहाँ पर बहुत कम विकसित होते हैं। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। देखिए, जैसे आप जंगल में आप जाएंगे, एक घने जंगल में जाएंगे, तो घने जंगल में आपको ये स्तरीकरण या स्तर विन्यास बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि कई स्तरों में पेड़ पौधे विकसित होते हैं और उसके साथ उनके जीव जंतु विकसित होते हैं। जैसे बहुत ऊंचे लंबे लंबे पेड़ वो एक लेयर बना लेते हैं, एक स्तर बना लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद थोड़े छोटे पेड़ उससे कम बना लेते हैं, फिर और छोटे पेड़ और छोटे पेड़, और इन पेड़ों पर रहने वाले जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी जो हैं वो भी अलग अलग किस्म के होते हैं। तो इसे अपन स्तर विन्यास कहते हैं। यह आपको जंगलों में देखने को मिलेगा। साथ में आपको गहरे झीलों में या समुद्र में भी आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि गहरे झील या समुद्र में जो सूर्य की प्रकाश है वो नीचे जाते जाते कम होते जाती है, तो उसके आधार पे पेड़ पौधे जो वहाँ पर विकसित होते हैं, पौधे जो हैं जल में, उनकी जो प्रजातियाँ हैं वो बदलते चली जाती हैं और गहराई में जाने पर आपको फिर पौधे मिलने बंद हो जाते हैं क्योंकि उनको सनलाइट नहीं मिल पाती है। ठीक है, सबसे अधिक गहराई में होते हैं लाल शैवाल, क्योंकि वो सबसे कम प्रकाश में और पराबैंगनी किरणों में भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो ज़्यादा गहराई तक पहुंचती हैं, इसलिए लाल शैवाल सबसे गहराई के स्तर में मिलती है आपको। स्तर विन्यास उदाहरणार्थ, एक जंगल में वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर, झाड़ियाँ द्वितीयक स्तर तथा जड़ी बूटियाँ और घास निचले स्तर पर निवास करते हैं। अब ये 3 स्तर तो आपको लिख दिया कि सबसे ऊपर वृक्ष है, फिर झाड़ी है, फिर नीचे शाकीय पौधे हैं, लेकिन इनमें भी कई स्तर बन जाते हैं। भाई जो वृक्ष है वो बड़े और छोटे ऐसे वृक्ष भी तो हो सकते हैं, और वैसी झाड़ियाँ भी होती हैं और वैसे शाकीय पौधे भी होते हैं, तो उनमें भी कई कई स्तर विकसित हो जाते हैं। तो इसे स्तर विन्यास या
स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में, स्ट्रेटिफिकेशन। पारितंत्र में सारे घटक एक इकाई के रूप में तब क्रियाशील दिखते हैं जब आप निम्न पहलुओं पर दृष्टि डालते हैं। पहला है उत्पादकता, दूसरा अपघटन, तीसरा ऊर्जा प्रवाह और चौथा पोषण चक्र। तो बहुत सही बात लिखा है कि अगर किसी पारितंत्र की उत्पादकता बहुत अच्छी है, मतलब उसमें उत्पादक यानी पेड़ पौधे बहुत अच्छे से विकसित हैं, तो निश्चित है पारितंत्र बहुत विकसित हो जाएगा और उसमें तरह तरह के जीव जंतु विकसित हो जाएंगे। अपघटन, तो देखिए जहाँ पर पारितंत्र जिस स्तर में विकसित होता है, जीव जंतु मरते हैं, पेड़ पौधे मरते हैं, तो उनका अपघटन करने वाले वहाँ पर जीवाणु और कवक जरूर मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये अलग बात है कि जो गर्म और नम वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर नमी होती है, बारिश होती है और गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये जो अपघटन है एक ज़्यादा तेज़ी से होती है। जैसे आप भारत में देखिए, यहाँ पर गर्मी और नमी दोनों ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर कोई मरता है पेड़ पौधा जीव जंतु तो जल्दी सड़ जाता है और जल्दी बदबू आने लगता है। लेकिन जो ठंडे इलाके हैं जहाँ पर तापक्रम जो है काफ़ी कम होता है और नमी भी कम रहती है, वहाँ पर ये जो अपघटक जीवाणु और कवक हैं वो धीरे विकसित होते हैं, इसलिए वहाँ पर सड़न की प्रक्रिया भी कम हो जाती है। यही कारण है आप देखे होंगे कि कोई डेड बॉडी रहता है तो उसको हम ठंडे में या फ्रिज में रखते हैं तो वो नहीं सड़ता है ना, और अगर आप ऐसे खुला छोड़ देंगे तो जल्दी सड़ जाता है। तो ये काम ठंडे इलाके में होता है जहाँ पर 0 डिग्री या माइनस में तापक्रम है, तो वहाँ पर कोई कैसे सड़ेगा, है ना, नहीं सड़ेगा, उसका डेड बॉडी वैसे ही रह जाएगा। ऊर्जा प्रवाह, तो भाई जहाँ पर ज़्यादा विकसित पारितंत्र है, जहाँ पर उत्पादक भी पर्याप्त हैं, उपभोक्ता भी पर्याप्त हैं, तो वहाँ पर ऊर्जा प्रवाह भी ज़्यादा होगी क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा समाहित हो रही है पारितंत्र में। अब पारितंत्र ही अगर अधिक विकसित नहीं है, अल्प विकसित है, तो ऊर्जा का प्रवाह भी वहाँ पर कम होगा और पोषण चक्र भी उसी के आधार पर चलेगा कि जो विभिन्न पदार्थ हैं, चाहे नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, फास्फोरस है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, पानी है, इन सभी का जो चक्र चल रहा है हमारी प्रकृति में, वो चक्र भी वहाँ पर ज़्यादा चलेगी जहाँ पर अधिक विकसित पारितंत्र होगा, है ना। एक जलीय पारितंत्र के गुणधर्म को समझने के लिए आइए एक छोटे तालाब को उदाहरण स्वरूप लेते हैं। पारितंत्र में आपको 2 चीज़ों को बताना पड़ेगा, व्याख्या करनी पड़ेगी। पहला चीज़ है वो है आपके अजैविक कारक, कि उसमें अजैविक कारक कौन है, जैसे तापक्रम है, प्रकाश है, मृदा है ना, वायु है, वो कैसे हैं। तो ये चीज़ें तो लगभग सभी पारितंत्र में एक जैसे होते हैं, मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। जहाँ पर जल कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, बस ये जल और मृदा का जो है ज़्यादा कम ज़्यादा अधिक होते हैं। साथ में प्रकाश अगर कम ज़्यादा हो रहे हैं तो ठंडे और गर्मी, है ना, सब चीज़ें बदल सकती हैं। और जैविक कारक में उत्पादक कौन है, उपभोक्ता कौन है, अपघटक कौन है, इनके आधार पे भी हम उनको पढ़ते हैं। तो जल में आप देखिए, अगर तालाब है तो वो स्वच्छ जलीय पारितंत्र है। तो स्वच्छ जलीय पारितंत्र में जो उत्पादक हैं वो बहुत छोटे छोटे शैवाल हो सकते हैं जो पानी में तैर सकते हैं, जिनको अपन फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, है ना। उनको खाने वाले जो होते हैं, देखिए ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ध्यान रखेंगे। साथ में यहाँ पर बड़े साइज के थोड़े से पौधे हो सकते हैं, जैसे हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है, पोटेमोजिटॉन है। और थोड़े बड़े पौधे रहेंगे तो आपका जो लोटस है यानी कि कमल है, निम्फिया है ना, ये सब हो सकते हैं। तो ये सभी उसमें उत्पादक के रूप में पाए जाएंगे आपके तालाब में। उपभोक्ता में कौन हो सकते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह को खाने वाले जूप्लैंक्टन्स होते हैं। ये भी बहुत छोटे जीव जंतु होते हैं, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, इसलिए इनका नाम जूप्लैंक्टन है, जो पानी में तैर सकते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको खाने वाले में फिर कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, वहाँ पर पानी में तरह तरह के इंसेक्ट हो सकते हैं, फिर छोटी मछलियाँ हो सकती हैं, बड़ी मछलियाँ हो सकती हैं, मगर हो सकता है ना, कछुआ हो सकता है। तो ये वहाँ पर उपभोक्ता हैं जो उत्पादक को या फिर उनको खाने वालों को खाते रहते हैं। तो एक खाद्य श्रृंखला, एक खाद्य जाल वहाँ पर विकसित हो जाती है। और अंत में आते हैं अपघटक। तो अपघटक तो कोई भी पारितंत्र है उसमें 2 ही होते हैं, एक जीवाणु और एक कवक। ये हमेशा अपघटन करने का काम करते हैं। तो अलग अलग आपको ये तीनों कैटेगरी यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो तालाब एक औचित्यपूर्ण, स्वपोषी और अपेक्षित रूप से सरल उदाहरण है जो हमें एक जलीय पारितंत्र में यहाँ तक कि जटिल
पारस्परिकता अन्योन्य क्रियाओं को समझने में सहायक है। यह हमको आसानी से पारितंत्र के बारे में समझा सकता है। बहुत सरल है ये, है ना। एक तालाब उथले पानी वाला एक जल निकाय है जिसमें एक पारितंत्र के सभी मूलभूत घटक बेहतर ढंग से प्रदर्शित होते हैं। उथले पानी का मतलब ये है कि तालाब की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना। वो कुछ फीट से लेकर के कुछ मीटर तक तालाब की गहराई होती है। 5-10 मीटर से ज़्यादा गहरा कोई तालाब नहीं होता जनरली। आप देखे होंगे गाँव में भी आप देखे होंगे कि तालाब जो रहता है, ठीक है। पानी एक अजैविक घटक है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व तथा प्रचुर मृदा निक्षेप तालाब की तली में जमा होते हैं। अब यहाँ पर अजैविक कारक में मुख्य है तालाब का पानी, है ना। उस पानी में तरह तरह के चीज़ें मिली हुई हैं जिसमें कार्बनिक अकार्बनिक दोनों हैं। अकार्बनिक में कौन कौन है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, ये सब अकार्बनिक होते हैं। कार्बनिक कौन होते हैं, जो जीव जंतु मर रहे हैं वहाँ पर सड़ रहे हैं, उनसे निकले हुए जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, न्यूक्लिक अम्ल है, ये सब चीज़ें वहाँ पर कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। और ये सभी सड़ करके खाद के रूप में, गाद के रूप में तली में जमते जाते हैं। आपको पता होगा कि तालाब को हर 20-30 सालों में एक बार साफ किया जाता है, पानी खाली करके खोद के निकाल के फेंका जाता है, क्योंकि तालाब के जो पौधे हैं वो जीव जंतु हैं, मर मर के नीचे सड़ करके जमा होते हैं, जो खाद के रूप में जमा हो जाते हैं, जिसको गाद कहते हैं, सिल्ट कहते हैं। उसको निकालना पड़ता है, नहीं तो तालाब की गहराई कम होते चली जाएगी, है ना। और वहाँ पर ज़्यादा फिर पौधे विकसित होने लग जाएंगे उस गाद के कारण से, क्योंकि बहुत उर्वर होता है। सौर निवेश, ताप चक्र, दिन की अवधि तथा अन्य जलवायु परिस्थितियां समूचे तालाब की क्रियाशीलता की दर को नियमित करते हैं। तो भाई एक पारितंत्र मुख्यतः किस आधार पर चलती है कि उसको सूर्य की प्रकाश कैसे मिल रही है और कितने समय के लिए मिल रही है। अगर पर्याप्त मिलती है, ज़्यादा समय के लिए मिलती है, तो पारितंत्र ज़्यादा विकसित हो जाती है। स्वपोषी घटक में कौन कौन है, तो ये देखिए आ दिया पादप प्लवक। पादप प्लवक मतलब कि जो तैरने वाले छोटे छोटे पौधे हैं, मतलब पादप हैं, जो शैवाल के रूप में जनरली होते हैं, है ना। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास हो सकता है, वाल्वाक्स हो सकता है, या स्पायरोगायरा हो सकते हैं, है ना। तो जो छोटे पादप हैं जो शैवाल कैटेगरी के हैं, वो यहाँ पर पादप प्लवक के रूप में वहाँ पर तैरते हुए मिलेंगे आपको। कुछ काई शैवाल तथा प्लवक एवं निमग्न तथा किनारों पर सीमांत पादप तालाब के किनारों पर पाए जाते हैं, ठीक है। प्लवक तो मैंने आपको बताया। निमग्न क्या है, निमग्न का मतलब है जो तालाब की पानी में डूबे होते हैं लेकिन नीचे उसकी जड़ें नहीं होती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी, जो आजकल तालाबों में बहुत ज़्यादा विकसित हो जा रही है और उसको निकालना, खत्म करना बहुत मुश्किल काम होते जा रहा है, पूरे तालाब को खा जा रही है वो वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी, है ना। तो वो निमग्न पौधे में आती है। किनारों पर सीमांत पादप, देखिए जो कम गहरे वाले जगह हैं वहाँ पर, और ज़्यादा गहरे में भी थोड़े से मिल जाएंगे आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरे पानी में वो नहीं मिलेंगे, वो है आपके कमल और निम्फिया, जो कमल जैसे ही दिखता है ना, थोड़ा थोड़ा। ये पौधे नीचे जड़ें रहती हैं उनकी, और तालाब में ऐसे निकल के ऊपर उनकी पत्तियाँ फैले रहती हैं। तो बहुत गहरा, अगर 10, 15, 20 मीटर तक गहरा रहेगा तो वहाँ से वो निकल करके ऊपर नहीं आ पाएंगे, उतने ऊपर उनकी लंबाई नहीं पहुँच पाएगी। तो थोड़े कम गहराई वाले क्षेत्रों में ये लगे होते हैं, इनकी जड़ें वहाँ जमीन में लगी होती हैं। उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व प्राणी प्लवक तथा स्वतंत्र प्लवी एवं तलीवासी जीव स्वरूपों द्वारा पारितंत्र किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो उपभोक्ता है, प्राणी प्लवक और स्वतंत्र प्लावी, इन दोनों में आप अंतर समझ लीजिए। ये दोनों ही पानी की सतह पे तैरते हैं, लेकिन ये जो प्राणी प्लवक हैं वो अपने किसी अंग की सहायता से नहीं तैरते हैं। पानी जैसा जैसा घूम रहा है, फिर रहा है, वैसी वैसी वो उनके साथ तैर रहे हैं, समझ लो। अपनी सहायता से नहीं तैर सकते, मतलब इधर तो नहीं जा सकते, ठीक है। और स्वतंत्र प्लावी जो थोड़े बहुत तैर सकते हैं अपने अंगों की सहायता से। तलीयवासी जो पानी में नीचे
जो ज़मीन है, तालाब के नीचे जो ज़मीन है उसमें घूमते रहते हैं। ये तलीवासी हैं, जिनको अपन फिश के रूप में भी, फिश थोड़ा नीचे में जाएंगे तब वो कहलाएंगे, नहीं तो जो दूसरे हैं जैसे कि मोलस्क हैं या रेप्टाइल हैं कुछ, है ना, मतलब सरीसृप, वो सब यहाँ पर मिलेंगे। अपघटक के उदाहरण कवक एवं जीवाणु हैं, जो विशेष रूप से तालाब की तली में प्रचुरता से पाए जाते हैं। तो आपको देखिए किसी भी पारितंत्र में, चाहे वो स्थलीय पारितंत्र है या जलीय पारितंत्र है, उनमें जो अपघटक पाए जाते हैं वो कवक एवं जीवाणु हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो पानी में भी मिलेंगे और नीचे के मिट्टी में भी मिलेंगे, तालाब में। यह तंत्र किसी भी पारितंत्र और कुल मिला के जीवमंडल की सभी प्रक्रियाओं को निष्पादित करते हैं, अर्थात स्वपोषियों द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा के उपभोग से अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में बदलना, विभिन्न स्तरों के परपोषियों द्वारा स्वपोषकों का भक्षण, मृत जीवों की सामग्रियों का अपघटन एवं खनिजीकरण कर स्वपोषकों के लिए मुक्त करना, इन घटना की पुनरावृत्ति बारंबार होती रहती है। अब क्या लिखा है जरा ध्यान से समझिए इसको। जो उत्पादक हैं, मतलब पौधे, पादप, वो सूर्य की किरण का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उसके द्वारा वो अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, इन सबको लेते हैं और कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, विटामिन, ये सब कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। ये कार्य करते हैं उत्पादक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, विभिन्न स्तरों के परपोषियों द्वारा स्वपोषकों का भक्षण। इन पादपों को तरह तरह के जंतु प्राणी जो है खाते हैं और उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर मृत जीवों की सामग्रियों का अपघटन एवं खनिजीकरण, ये अपघटक करते हैं। कैसे करते हैं, तो जब पेड़ पौधे जीव जंतु मरते हैं तो अपघटक यानी जीवाणु और कवक क्या करते हैं, इनके कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ में वापस बदल देते हैं। आपने क्या किया था कि जो पेड़ पौधे थे उन्होंने अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदला था। अब इन कार्बनिक पदार्थों को वापस अकार्बनिक पदार्थ में बदलना पड़ेगा, वो काम अपघटक करता है। इसी को अपन पुनर्चक्रीकरण या रिसाइकलिंग कहते हैं। अगर धरती पे रिसाइकलिंग की प्रक्रिया बंद हो जाए, अगर मरने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे का अपघटन बंद हो जाए, तो ये पृथ्वी लाशों के ढेर से दब जाएगी और रिसाइकलिंग बंद हो जाएगा तो नए पेड़ पौधे और जीव जंतु फिर विकसित नहीं हो पाएंगे। तो पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, अकार्बनिक को कार्बनिक में, फिर अपघटक कार्बनिक को वापस अकार्बनिक में बदल रहे हैं ताकि ये एक दूसरे के काम आ सके। ये पारितंत्र की मुख्य विशेषता है। ऊर्जा की एक दिशीय गतिशीलता, ये एक शब्द आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। हमारी प्रकृति में, पारितंत्र में लगभग सभी चीज़ों का चक्र चलता है, मतलब वो जहाँ से आ रहा है वहाँ वापस जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर जा रहा है, मतलब चक्र चल रहा है। लेकिन ऊर्जा का चक्र नहीं चलता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है, मतलब सूर्य से ऊर्जा आ रही है और वापस सूर्य में नहीं जा रही है, वो इधर विकृत हो जा रही है, अंतरिक्ष में चली जा रही है। तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है, बाकी सभी चीज़ों का चक्र चलता है और पृथ्वी में वही चीज़ें घूमते रहती हैं। ऊर्जा की एक दिशीय गतिशीलता उच्च पोषी स्तरों की ओर तथा पर्यावरण में इसका अपव्यय और ऊष्मा के रूप में हानि होती है। अब इसको जरा ध्यान समझिए। एक दिशीय गतिशीलता उच्च पोषी स्तर की ओर। उच्च पोषी स्तर किसको कहेंगे, जैसे कि उत्पादक है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है, अपघटक है। ये पोषण स्तर बढ़ते जा रहा है, ये उच्च की तरफ जा रहा है। उत्पादक से उपभोक्ता की ओर पोषण स्तर बढ़ते हुए जाता है। ठीक है, तथा परिणाम में इसका व्यय और ऊष्मा के रूप में हानि होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सूर्य की ऊर्जा जितनी पौधे को मिल रही है, ध्यान समझिए, उसका वो सिर्फ 1 से 5% ऊर्जा का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। फिर जितना वो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा को समाहित किए, उसका 90% वो अपने श्वसन में फूंक देते हैं, अपने श्वसन में उपयोग कर लेते हैं और ऊर्जा के रूप में निकाल देते हैं, ऊष्मा के रूप में निकाल देते हैं। 10% या उससे भी कम मात्रा में जो ऊर्जा है उनके शरीर में संग्रहित होती है, उत्पादक के शरीर में।
उसके बाद इसको खाता है उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को जितनी ऊर्जा मिली उत्पादक से, उसकी ऊर्जा का अब वो फिर से 90% को यूज कर लेगा श्वसन में, और 10% या उससे कम को भी संग्रहित करेगा। फिर उसको खाने वाले को जितनी ऊर्जा मिलेगी उसका फिर वो 90% से ज़्यादा उपयोग करेगा और फिर 10% को संग्रहित करेगा। मान लो जैसे पौधे ने 100 रुपये इकट्ठा किया तो सिर्फ 10 रुपये अगले में गया, फिर 10 रुपये मिला तो उसका 9 रुपये उपयोग करके 1 रुपये आगे को दिया, 1 रुपये का 90 पैसा यूज करके 10 पैसा बचाया, ऐसा। तो जैसे जैसे हम उच्च पोषण स्तर में जाते हैं ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है। ठीक, अब है उत्पादकता। कोई भी जो पारितंत्र है उसकी एक निश्चित उत्पादकता होती है। अगर ये उत्पादकता ज़्यादा है तो फिर वो पारितंत्र विकसित होते चले जाएगी। जैसे कि घने जंगल विकसित हुए हैं, लेकिन उसके लिए एक तो प्रकाश ज़्यादा चाहिए और जल की ज़्यादा मात्रा चाहिए। तो इसलिए जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ तेज प्रकाश पड़ता है, गर्मी होती है, वहाँ पर घने जंगल विकसित होते हैं। तो उनकी जो उत्पादकता है वो अधिक होती है, लेकिन मरुस्थल वगैरह की उत्पादकता कम है क्योंकि वहाँ पर पारितंत्र विकसित नहीं हो पाती है। किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता एवं उसके स्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा के निरंतर निवेश की आधारभूत आवश्यकता है। तो पहली शर्त तो सूर्य की ऊर्जा ही है। अगर कहीं पर सूर्य की ऊर्जा कम पड़ रही है, जैसे कि ठंडे प्रदेशों में होती है, वहाँ पर सूर्य की ऊर्जा कम मिलती है उनको, इसलिए वहाँ पर पेड़ पौधे भी कम विकसित होते हैं। और जहाँ पर सूर्य की ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, जैसे भारत है या जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले देश हैं, वहाँ पर सूर्य की ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, इसलिए वहाँ पर घने जंगल विकसित होते हैं। हमारे भारत देश में देखिए कि बहुत घने जंगल मिलते हैं, कई कई ऐसे राज्य हैं। प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है। अब ये तो ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक निश्चित एरिया में, एक निश्चित क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके द्वारा एक दिन में या एक घंटे में या एक महीने में या एक साल में कितनी उत्पादन की गई, ये उसकी प्राथमिक उत्पादन कहलाएगी। इसे भार में भी निकाल सकते हो, ग्राम में, या ऊर्जा में भी निकाल सकते हो, किलो कैलोरी में पर मीटर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब 1 मीटर एरिया में कितनी उत्पादन, ऐसा है। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं, है ना। तो इसे ग्राम पर ईयर के रूप में या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर के रूप में ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में एक साल में वो पौधे कितनी उत्पादन दे रहे हैं, कितनी ऊर्जा संग्रहित करके कितनी कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, ये उनकी प्राथमिक उत्पादकता है। जिससे विभिन्न पारितंत्रों की उत्पादकता की तुलना की जा सकती है। इसे सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए भाई, आपने मान लो 100 किलो कार्बोहाइड्रेट बनाया एक साल में, तो वो आपकी जो है कुल प्राथमिक उत्पादकता कहलाएगी, जिसको अपन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन जीपीपी कहते हैं। ठीक है, मतलब आपने प्रकाश संश्लेषण से कुल कितनी कार्बोहाइड्रेट बनाई, ये कुल उत्पादन है। मान लो आपने 100 किलो बनाया, ये जीपीपी है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है। लेकिन उसमें से आपने 90 किलो को अपने श्वसन में उपयोग कर लिया और फूंक दिया, उसको खत्म कर दिया, और बचाया सिर्फ 10 किलो, वही आगे के लिए काम आएगा। तो वो 10 किलो इसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है, जिसको एनपीपी कहते हैं। ये 10% से भी कम बचती है। थोड़ा सा ठीक से लिखा नहीं रहा है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कोई बात नहीं। एनपीपी, ठीक है। तो एक आपने पढ़ा जीपीपी, ठीक है, और एक आपने पढ़ा एनपीपी। ये दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो कुल उत्पादन 100 किलो, 10 किलो बचा, वो नेट है। वही किसी भी आगे के पोषण स्तर में काम आएगा, उपभोक्ताओं का काम आएगा। ठीक है, तो आप यहां पर उसका डेफिनेशन लिख रहे हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कितना उन्होंने बनाया,
सकल प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा पादपों में श्वसन द्वारा उपयोग कर ली जाती है। 90% या उससे ज़्यादा उपयोग कर ली जाती है। यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान क्षति को घटा देते हैं तो हमें नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त हो जाती है। ये देखिए जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, माइनस आर, आर का मतलब है श्वसन, रेस्पायरेशन, इक्वल टू एनपीपी का मतलब है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ये आपको मिलेगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन मिलेगी। 100 किलो बनाया, 90 किलो खर्च कर दिया, 10 किलो बचाया, वो 10 किलो एनपीपी है, 100 किलो जीपीपी है और 90 किलो आर है, रेस्पायरेशन। नेट प्राथमिक उत्पादकता परपोषियों की खपत शाकभक्षी या अपघटक के रूप के लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है। भाई पौधा जो बचाएगा उसी को तो वो खाएंगे, जो जीव जंतु है, प्राणी है, और आगे अपघटक तक पहुंचेगा। तो जो 100 किलो बनाया था उसमें 10 किलो जो उसने बचाया वही अब प्राणियों के लिए काम आएगा, उसी को बोल रहा है ये। अब यहां पर एक शब्द है द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ताओं ने नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया है। अब इसको समझ लीजिए। आपने अभी उत्पादक पढ़ा, उत्पादक के रूप में आपने पढ़ा पेड़ पौधों को जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो उत्पादक है, लेकिन वो प्राथमिक उत्पादक है क्योंकि सबसे पहले उत्पादन का कार्य उसी ने किया है। अब बाकी उसके आगे वाले को आप उपभोक्ता कहते हो क्योंकि आप पेड़ पौधे को खाने वाले हो, तो आप उपभोक्ता हो, या आपको खाने वाला कोई है वो उपभोक्ता है। लेकिन उपभोक्ता भी तो उत्पादक होते हैं क्योंकि आपने पेड़ पौधों को खाया और अपने शरीर के अंदर कुछ नई चीज़ें उत्पादित किया, जैसे प्रोटीन बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, वसा बनाया, शरीर में बनाते हैं ना कुछ, तो हमने भी तो उत्पादन किया है ना। जैसे कि मान लो कोई प्राथमिक उपभोक्ता है, मान लो हिरण है, हिरण ने पेड़ को खाया, पेड़ प्राथमिक उत्पादक है, उसने उत्पादन किया, उसको खाया हिरण, हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है। लेकिन हिरण ने भी तो कोई चीज अपने शरीर में बनाया जिसको शेर खाएगा, मतलब हिरण भी एक प्रकार का उत्पादक है। तो हिरण एक द्वितीयक उत्पादक है। प्राथमिक उत्पादक तो पेड़ पौधा है, उसने सबसे पहले उत्पादन किया, उसको खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता है लेकिन द्वितीयक उत्पादक है क्योंकि उसने दूसरे लेवल में आकर के उत्पादन किया है। तो उत्पादक तो द्वितीयक है लेकिन उपभोक्ता प्राथमिक है। ठीक है, तो उसके आगे वाले एक एक और बढ़ते चले जाएंगे। तो हर उपभोक्ता भी अपने आप में एक उत्पादक होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है। यह तो निश्चित बात हमने पहले से कही है कि किस प्रकार के पादप उस पारितंत्र में हैं, उसके आधार पे उसकी उत्पादकता निश्चित हो पाएगी। ज्यादा पेड़ पौधे हैं तो उत्पादकता ज्यादा रहेगी, कम है तो कम हो पाएगी। और वो किन कारणों पे निर्भर करते हैं, तो वो अजैविक कारकों पे निर्भर करते हैं कि वहां पर किस प्रकार के पेड़ पौधे रहेंगे। अगर अजैविक कारक जैसे तापक्रम है, वर्षा है, मृदा है, वो अनुकूल परिस्थिति में है तो ज़्यादा पेड़ पौधे, और प्रतिकूल परिस्थिति है जैसे मरुस्थल है तो कम पेड़ पौधे। ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों, पोषकों की उपलब्धता तथा पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करती है। भाई बड़े पेड़ पौधे हैं तो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे, शाकी पौधे हैं तो कम प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे। इसलिए ये विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों में भिन्न भिन्न होती है। संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व के रूप में या शुष्क भार के रूप में लगभग 170 बिलियन टन आंकी गई है। ये जीपीपी है, कुल प्राथमिक उत्पादकता है 170 बिलियन टन। बिलियन का मतलब होता है अरब, और एक टन में होता है 100 कुंटल, सॉरी 10 कुंटल, एक टन में 10 कुंटल। ठीक है, तो 10 क्विंटल का एक टन और 1 बिलियन का 1 अरब, तो 170 बिलियन टन यानी 170 अरब टन। ठीक है, ये इतनी उत्पादन पूरे पृथ्वी के पेड़ पौधे करते हैं। अब इसमें एक आश्चर्यजनक चीज आप देखेंगे। क्या देखेंगे?
कि पृथ्वी का 70% हिस्सा सागर महासागर से घिरा हुआ है और सिर्फ 30% हिस्सा स्थल के रूप में है जिसमें हम लोग निवास करते हैं। और टोटल पृथ्वी की उत्पादन क्षमता है 170, और इसका जो समुद्र के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है उसकी मात्रा होती है सिर्फ 55 टन। 170 में से 55 टन दे रहा है समुद्र, जबकि समुद्र 70% एरिया को घेरा हुआ है, लेकिन सिर्फ 55 टन दे रहा है। और 115 टन जो दे रहा है वो स्थल दे रहा है। अब ऐसा क्यों है कि समुद्र की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है? कारण ये है कि समुद्र चूंकि गहरा है तो वहाँ पर ज़्यादा बड़े पेड़ पौधे विकसित नहीं हो पाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बड़े पौधे विकसित नहीं हो पाते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि समुद्र जो है वो लवण जल का है, तो लवण जल में भी ज़्यादा पौधे विकसित नहीं हो पाते। वहाँ पर जो पौधे विकसित होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स के रूप में ही ज़्यादा विकसित होते हैं जो समुद्र की सतह पे होते हैं। और दूसरे लाल शैवाल और भूरे शैवाल, कुछ हरे शैवाल भी होते हैं, लेकिन इन सभी की उत्पादन क्षमता ये पेड़ पौधे और हरे शैवालों की तुलना में थोड़े कम होते हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ जो उत्पादन हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा चूँकि जंतु भी पाए जाते हैं समुद्र में, तो बहुत सारे जो उत्पादन है उसको खा जाते हैं, तो इसलिए कुल उत्पादन जो है समुद्र की कम हो जाती है। ये देखिए क्या लिखा है, यद्यपि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग समुद्रों द्वारा ढका हुआ है, फिर भी बावजूद इनकी उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है। 170 में से सिर्फ 55, शेष मात्रा भूमि पर उत्पन्न होती है। अपने शिक्षक के साथ महासागरों की निम्न उत्पादकता के प्रमुख कारणों के बारे में चर्चा कीजिए। पहले बता चुका मैं आपको। अब है अपघटन। तो अपघटन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि जो मरे हुए हैं पेड़ पौधे जीव जंतु, उनको सड़ा करके उनका पुनर्चक्रीकरण करने की प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। और इसमें मुख्यतः हम जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको वापस अकार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं ताकि फिर से उनको पेड़ पौधे ले सकें और फिर से उनसे कार्बनिक पदार्थ बना सकें। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो पेड़ पौधे हैं वो कभी भी कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण नहीं कर सकते। वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल इनको ग्रहण नहीं कर सकते। वो सिर्फ अकार्बनिक पदार्थों को, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, बोरान है, इन्हीं को ये ग्रहण कर सकता है और खुद प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थ बना सकता है। और उसी कार्बनिक पदार्थ पे बाकी सभी जीव जंतु निर्भर करते हैं जो हमारे पृथ्वी पर हमारे पारितंत्र में पाए जाते हैं, वो सभी इस पे निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इन कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलने की जिम्मेदारी अपघटक की है, जीवाणुओं की है, कवकों की है। आपने शायद सुना होगा कि केंचुओं को किसान के मित्र के रूप में संबोधित किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का खंडन करके साथ साथ भूमि को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, जो केंचुए हैं अर्थवर्म, मिट्टी को खा लेते हैं। तो एक्चुअली मिट्टी खाना उनका उद्देश्य नहीं है, उनका उद्देश्य है मरे हुए जीव जंतुओं के अवशेषों को खाना, और उनको खा करके अपने पाचन तंत्र में उनका कुछ पाचन कर लेते हैं, उनका फ्रेगमेंटेशन तोड़ देते हैं, उनको कुछ को अवशोषित कर लेते हैं और बाकी को मृदा के साथ, मिट्टी के साथ वापस निकाल देते हैं मल के रूप में। और उस मल में ये अपने मूत्र की भी कुछ मात्रा छोड़ देते हैं जिसमें यूरिया होती है। तो इनके मल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उर्वरता होती है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। साथ में ये बिल बना बना के, यानी छेद बना बना के पृथ्वी में, उसमें मृदा में ये उसको पोरस कर देते हैं उनको, जैसे कि प्राकृतिक हलवाहा कहते हैं, इसलिए जैसे हल चला दिया टाइप का हो जाता है। तो इसलिए केंचुए जो है किसानों के मित्र कहे जाते हैं। केवल तंबाकू का पौधा होता है, तंबाकू की खेती होती है जो केंचुओं की अधिक उपस्थिति में नहीं हो पाती है। बाकी सभी खेतों में अगर केंचुए पर्याप्त मात्रा में है तो उत्पादकता बढ़ेगी। उसी प्रकार अपघटक जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं और इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं।
तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और दूसरे पोषक यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब चीज़ों में तोड़ देते हैं। पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल तथा प्राणियों, पशुओं के मृत अवशेष, मल आदि सहित अपरद डेट्राइटस बनाते हैं। आपको बता दें कि अपरद या डेट्राइटस का मतलब होता है मरे हुए जीव जंतुओं के अवशेष जो अभी सड़ नहीं पाए हैं, जो पृथ्वी में पड़ गए हैं। जैसे पेड़ के नीचे आप जाके देखेंगे पेड़ की पत्तियां टूट टूट के गिरी हुई हैं, वो लेयर जो है वो बनाया हुआ है डेट्राइटस, वही सड़ेंगे आगे चल के। जैविक अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। ये कच्चे पदार्थ हैं जिनका अब जैविक अपघटन होगा, जो जीवाणु है, कवक है, इन्हीं का अपघटन करेंगे। अपघटन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमस भवन तथा खनिजी भवन है। अब इनको ध्यान से समझिए। खंडन का मतलब होता है तोड़ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े जाते हैं। जैसे अर्थवर्म इस काम को करने में आपकी मदद करेगा और दूसरे जीव जंतु भी इस काम में मदद करेंगे। निक्षालन तो बाद की प्रक्रिया है जिसको पहले लिख दिया है, पहले आप समझ तो अपचयन, कैटाबॉलिज्म। सड़ने की जो प्रक्रिया है वो अपचयन कहलाएगा। फिर सड़ने के बाद वो ह्यूमस बन जाएगा। ह्यूमस एक खाद है, समझ लो। ह्यूमस मतलब खाद, गोबर खाद जैसे। तो ये डार्क ब्राउन कलर का एक कोलाइडल मटेरियल है, कोलाइडी मटेरियल है, जिसमें प्रचुर मात्रा में खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसलिए गोबर खाद जो होता है वो फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है। उसके बाद है खनिजी भवन। तो अब इसमें जो खनिज तत्व हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इनको ये खनिज में, जैसे बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, इनमें ये बदलते चले जाते हैं और ये मृदा में रहती है। लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ ये घुल जाते हैं, जो अकार्बनिक पदार्थ हैं घुल जाते हैं और घुल करके मृदा के नीचे चले जाते हैं, नीचे वाले स्तरों में चले जाते हैं। उसी को यहाँ पर निक्षालन कहते हैं। निक्षालन, मृदा के नीचे वाले स्तरों में पहुँच जाना, वो निक्षालन कहलाता है। और उसके फिर वो बहुत नीचे चले जाते हैं जब, तो ये पौधों की जड़ों की पहुँच से भी बाहर चले जाते हैं, क्योंकि मृदा का जो स्तर होता है ए स्तर होता है, उसके बाद बी स्तर होता है। तो पौधे जो है ए स्तर में पाए जाते हैं, उनकी जड़ें ए स्तर तक पाई जाती हैं। बहुत कम ऐसे बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे जो शायद ए स्तर को भेद के बी स्तर तक पहुँचे, लेकिन नहीं पहुँच पाते। वो हजारों फीट नीचे होते हैं, उतने नीचे नहीं जाते किसी के जड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है ये जो अपघटन का कार्य है। मृदा में उगा हुआ वृक्ष है ये। अब ये पत्ती टूट के गिरी। अब एक गिरी हुई पत्ती जो अभी सड़ नहीं पाई है, यही अपरद कहलाती है, डेट्राइटस कहलाती है। कुछ का कीटों के द्वारा, अन्य जीवों के द्वारा भक्षण होता है। भोज्य पदार्थों ऊर्जा खाद्य जाल में प्रवेश करती है। तो मान लो इनको कीड़े मकोड़े खा गए कुछ, तब तो ठीक है ना। अब इन कीड़े मकोड़ों को भी दूसरे जीव जंतु खाते हैं, है ना। ये देखिए, कुछ भोज्य पदार्थ रासायनिक क्रियाओं द्वारा मृदा में निक्षलित कर दिए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ युक्त मृदा, ठीक है, मतलब इनके जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा जो भी हैं, वो मृदा में पहुंच गए। ठीक है। कुछ को जो है ये देखिए, ये पत्तियां आंशिक रूप से अपघटकों जैसे फंजाई और बैक्टीरिया के द्वारा उपभोग की जाती है, जो अपना रूप खोकर कचरे में बदल जाती है। तो एक प्रकार से वो खाद जैसा, आप देखेंगे सड़ा हुआ जो रहता है खाद जैसा दिखेगा, उसमें बदल गए। तत्पश्चात केंचुए, बैक्टीरिया, मृदा चिंचड़ी, फंजाई द्वारा अपघटन होता है। तो ये केंचुए हैं, जीवाणु हैं, मृदा चिंचड़ी, ये छोटे छोटे उस टाइप के, जैसे कि आपके निमेटोड्स हैं, इनटे ये कृमि जैसे होते हैं वो, और फंजाई मतलब कवक, ये इनको खा करके या इनको अपघटित करके मृदा में मिलाते हैं और मृदा से फिर ये मृदा में ये अकार्बनिक पदार्थ के रूप में आ जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ के रूप में, अकार्बनिक, और अकार्बनिक जो पदार्थ हैं वो फिर वापस पेड़ पौधों के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल टाइप का एक
फ्लो चार्ट बना हुआ है, बहुत अच्छे से दिखाया है। अपरदाहारी, जैसे केंचुआ लिखा है, डेट्रीवोरस कहते हैं इनको। केंचुआ एक्चुअली मृदा को खाता है, मिट्टी को खाता है, लेकिन मृदा या मिट्टी खाना उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य है उन मरे हुए जीव जंतु पेड़ पौधे के अंगों को खाना, जो गिरे हुए हैं उनको खाना, है ना। अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं, अपने आहार नाल में ले जाके उनको तोड़ देते हैं और टूटे हुए को बाहर निकाल देते हैं मृदा से। इसी को खंडन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। निक्षालन जैसा मैंने कहा बाद में होता है। निक्षालन में क्या होता है कि मृदा में बने हुए जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, सोडियम, पोटेशियम, है ना, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये अकार्बनिक पदार्थ पानी में घुल करके धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं, उसी को निक्षालन कहते हैं, और पौधे की पहुंच से बाहर चले जाते हैं, वो पौधों का काम नहीं आते। निक्षालन प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा संस्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते, मैंने पहले ही बताया है। बैक्टीरिया, जीवाणु और कवकीय एंजाइम्स अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को अपचय या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। मैंने पहले बताया कि बैक्टीरिया और कवक जो है कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में धीरे धीरे बदलते हैं, उसी प्रक्रिया को अपचय या अपघटन कहते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उपयुक्त अपघटन की समस्त प्रक्रियाएं अपरद पर समानांतर रूप से लगातार चलती रहती है। तो अपरद जो मरे हुए जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके अवशेष, उनकी लगातार अपघटन की प्रक्रिया चलते रहती है। नीचे अपघटन चल रहा है, ऊपर नए लेयर बनते जा रहे हैं। जैसे मान लो आप एक पेड़ के नीचे जाके देखें तो आपको थोड़ा सा ऊपर पत्तियां दिखेंगी, पत्तियों को थोड़ा हटाएंगे तो नीचे थोड़ी सड़ी हुई पत्तियां दिखेंगी, और हटाएंगे तो नीचे गाद टाइप का दिखेगा। तो वही है, नीचे से वो सड़ते आ रहा है और ऊपर नई पत्तियां आती जा रही है, वो सड़ते जा रही है, बस ये है। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है। ह्यूमस मतलब खाद बनते जा रहा है। एक बात ध्यान रखेंगे कि जो मरे सड़े गले हैं उनमें ह्यूमिफिकेशन हुआ तो वो जीवाणुओं के, सूक्ष्म जीवों के क्रिया के कारण से हुआ। मतलब ह्यूमस खाद जो है अपघटन से बना, लेकिन ह्यूमस बनने के बाद चूंकि उसमें ह्यूमिक एसिड बन जाता है, इसके कारण से वहां पर सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, और इसलिए उसमें जो अकार्बनिक तत्व हैं वो पौधों को लंबे समय के लिए उपलब्ध होते रहते हैं। लेकिन लंबे समय में वो जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, वो जीवाणु जो सूक्ष्म जीव है धीरे काम कर रहे हैं, लेकिन काम करते हैं उसमें भी, और धीरे धीरे उनको मिनरल्स में बदल देते हैं। मिनरल्स जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, इस टाइप की चीज़ों में बदल देते हैं। तो जो आयंस के रूप में उपलब्ध थे, जो पौधों को ज़्यादा अच्छे से उपलब्ध हो पाते, वो अब लवण के रूप में बन गए हैं। तो वो पौधों को अब उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और वो धीरे धीरे निक्षेपित हो जाएंगे, जम जाएंगे, और या फिर घुल के नीचे चले जाएंगे, निक्षालन हो जाएगा। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। इसमें क्रिस्टल नहीं होता, इसमें कोलाइड रहता है, कोलाइड, जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है। मैंने अभी बताया आपको कि ह्यूमस बनने के बाद उसमें सूक्ष्म जीवों की क्रिया ज़्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि ह्यूमिक एसिड बन जाता है, वो प्रतिरोधी होता है, और इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता रहता है। थोड़ा बहुत गति चल रही है, उसी कारण से वो आगे चल के मिनरलाइजेशन होगा और लवणीकरण हो जाएगा, लवण बन जाएंगे। स्वभाव में, प्रकृति में कोलाइडल होने के कारण यह पोषक के भंडार का काम करता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो पौधों के लिए आवश्यक है वो उपस्थित होते हैं। इसलिए गोबर खाद को बहुत अच्छे क्वालिटी का खाद माना जाता है पौधों के लिए। ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होता है, और जो खनिजीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक तत्व उत्पन्न करते हैं और उन्हें मुक्त करते हैं।
तो ह्यूमस में जो अकार्बनिक तत्व हैं वो मिनरल्स बना करके फिर वो डिपॉजिट हो जाएंगे और ह्यूमस से बाहर चले जाएंगे। लेकिन ये काम भी धीरे धीरे होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, बहुत तेजी से कार्य नहीं हो पाता है। आगे भी पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे। एक मिनट पानी पी लूं फिर आगे पढ़ते हैं। अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो जीवाणु और कवक अपघटन करते हैं ज़्यादातर वो वायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं, वायु की उपस्थिति में अपना कार्य करते हैं। अपघटन की दर जलवायुवी घटकों तथा अपरद के रासायनिक संगठनों द्वारा निर्धारित होती है। अब कितना तेजी से अपघटन होगा, कितना तेजी से सड़ेंगे, ये दो चीज़ों पर निर्भर कर रहे हैं। पहला है जलवायु घटक। जैसा मैंने पहले बताया है कि अगर वहाँ पर नमी और तापक्रम दोनों ज़्यादा है, मतलब नम आर्द्र और गर्म क्षेत्र है, दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर जीवाणु और कवक जल्दी विकसित हो पाएंगे और इसलिए वो अपघटन की दर को बढ़ा देंगे। और जो जीवों के अवशेष हैं वो किस पदार्थ के बने हुए हैं? अगर वो प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, वसा के बने हुए हैं तो वो जल्दी जल्दी अपघटित होंगे। लेकिन अगर वो कठोर चीज़ों के बने हुए हैं, जैसे लिग्निन का बना हुआ है, तो वो फिर वो धीरे धीरे अपघटित होंगे। इसीलिए पेड़ों के जो अवशेष हैं, लकड़ियाँ हैं, कुछ लकड़ियाँ जल्दी सड़ जाती हैं और कुछ लकड़ियाँ देरी से सड़ती हैं। जिसमें लिग्निन की मात्रा ज़्यादा होती है, जाइलम की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें लिग्निन ज़्यादा होती है, तो फिर वो देरी से सड़ेगा। और ऐसे पौधों की लकड़ियों को हम फर्नीचर बनाने में और ये घर बनाने में हम प्रयोग करते हैं, जो देरी से सड़ता है। और जल्दी जल्दी सड़ जाएगा तो फिर आप दरवाजे, खिड़की, छप्पर बनाए क्या करोगे? उसको तो सड़ जाएगा, है ना। तो वो पदार्थ पे निर्भर करता है। एक विशिष्ट जलवायु परिस्थिति में यदि अपरद काइटिन तथा लिग्निन से भरपूर होता है तब अपघटन दर धीमी हो जाती है। ये देखिए, काइटिन और लिग्निन से अपघटन धीरे होती है। यदि अपरद नाइट्रोजन तथा जल विलेय तत्वों जैसे चीनी आदि से भरपूर होती है तब ये तेज हो जाती है। चीनी का मतलब कार्बोहाइड्रेट, शक्कर, सुक्रोज तो है ही है, लेकिन दूसरे कार्बोहाइड्रेट भी इसमें शामिल है, तब तेजी से ये अपघटित होंगे। ताप एवं मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायुवी घटक है जो मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करते हैं। मैंने पहले बताया नमी और तापक्रम दोनों ज़्यादा होने चाहिए। गर्म एवं आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेज हो जाती है। यही कारण है कि भारत में कोई मरता है तो जल्दी सड़ जाता है और हमको रोग भी जल्दी होते हैं, क्योंकि जीवाणु कवक जल्दी विकसित होते हैं हमारे देश में। निम्न ताप एवं अवायु जीवन अपघटन की गति को धीमा करती है। यही कारण है कि फ्रिज में या ठंडे देशों में ये चीज़ें नहीं सड़ पाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है। अब वो नहीं सड़ेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा और रिसाइकलिंग कम होगा, और रिसाइकलिंग कम होगा तो पेड़ भी कम उगेंगे। बहुत सारे कारक हो जाते हैं जब ठंडे देशों में पेड़ पौधे कम उगते हैं। एक तो वहाँ पर प्रकाश कम मिल रहा है, उनको जल की मात्रा कम मिलती है, उनको अकार्बनिक पदार्थ कम मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर सड़ने की प्रक्रिया बहुत धीमी है, तो अकार्बनिक पदार्थ उनको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अब है ऊर्जा प्रवाह, तो इसको हम अब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।